धरती के सीने को चीरकर जो रोटियों के टुकड़े उपजाते हैं वो सच्चे मायने में इस दुनिया के बादशाह होते हैं। तो हम ऐसे ही एक बादशाह के पास आज बैठे हैं। हम बांदा के प्रेम सिंह किसान जी के पास बैठे हैं और हम उनसे जानते हैं कि वो किस मॉडल से खेती कर रहे हैं और इतने समृद्ध हैं, सफल हैं। 23 देशों से लोग इनके पास आते हैं, सीखते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सर अपने मॉडल के बारे में किसान भाइयों को जिस विधि से हम खेती करते हैं उसको आवर्तनशील खेती कहते हैं। आवर्तनशील खेती के 5 स्टेप हैं। हम हर काश्तकार को इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि अपने खेत में बागवानी, पशुपालन और खेती का एक संतुलित अनुपात बना ले, जिसको मोटा मोटी कहते हैं कि 33% भूभाग में खेती, 33% भूभाग में पशुपालन और 33 में बागवानी करे। इन तीनों के संतुलन बनते ही उसके वो एक स्वायत्तता जन्म लेने लगती है। जैसे खाद की आपूर्ति अपने आप हो जाएगी, क्योंकि खाद पत्तियों से, सूखी टहनियों से और गोबर से आएगी। तो इस तरह से और उत्पादन भी 8 से 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। लागत 2/3 लागत घट जाएगी जितने में बागवानी होगी, और पशुपालन होगा तो जो खेती करने की लागत है उसमें घटोतरी होगी। इस तरह से बहुत सारे आयाम में उसको फ़ायदा होने लगता है। तो और खेती अपने घर के लिए करें। खेती बोते समय भी बाज़ार ध्यान में न रहे और खेती काटते समय भी बाज़ार ध्यान में न रहे। तो जो कुछ भी खेत के लिए से करे, डिजाइन खेत का करे, उसमें जितने मसाले, दालें, दूध, घी, जो कुछ भी उसके घर में लगता है और उस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में संभव है, सब्जियां, अनाज, मिलेट्स, जो कुछ भी लगता है वो पैदा करे और उसमें जो कुछ भी बचे अपने घर से उसको प्रोसेस करे। ये चौथा स्टेप है। बिना प्रोसेस करे बाजार गया तो बाजार उसकी कीमत लगाएगा, और यदि प्रोसेस करके जाएगा तो वो स्वयं कीमत लगाएगा। जैसे अरहर बेचने जाएगा तो अरहर की कीमत किसान नहीं लगाएगा, बाजार लगाएगा, और यदि उसकी दाल बना देगा तो फिर वो दाल का मालिक हो जाएगा। इस तरह से उसको प्रोसेस करे, और प्रोसेस करने बाजार माने जो कुछ भी धन के रूप में उसके पास आए उसमें अपने गांव और पड़ोस का एक हिस्सा निर्धारित कर ले, क्योंकि किसानी सामाजिक विषय है, यह अकेले नहीं हो सकती है। यदि हमने समाज को छोड़ दिया, जैसे मैं हर आदमी से कमज़ोर कोई ना कोई आदमी बना रहता है, तो अपने से कमज़ोर के साथ में खड़ा हो तो अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा उस कमज़ोर हिस्से के को स्वास्थ्य में, न्याय में, शिक्षा में अपने बराबर लाने में मदद करने में लगाए। बिल्कुल। और दूसरा एक मनोवैज्ञानिक कारण भी है इसमें कि जैसे ही हम अपने कमज़ोर के साथ में खड़े होते हैं तो हमें बड़ेपन का एहसास होने लगता है, और जैसे ही हम अपने बड़ों के साथ में खड़े होते हैं तो अपने छोटेपन का एहसास होता है। बिल्कुल सर। तो हम किसानों का जो परंपरा रही है अपने से छोटों के साथ में बराबरी में लाने के लिए खड़े होना। तो इन 5 स्टेप की खेती को हम आवर्तनशील खेती कहते हैं। बिल्कुल सर जी। अब मैं चाहूँगा कि आपने जो बताया था कि इतिहास से या इतिहास के पन्नों में जो लिखा हुआ है जी, और किसानों का जो इतिहास है उस जगह पे उसे छपना चाहिए था, जो कि दुर्भाग्यवश नहीं छपा है। तो मैं चाहूँगा उस पर थोड़ा जिक्र करें। इसमें ध्यान गया मेरा 2010 में एक कलबुर्गी कंपू में एक बड़ा आयोजन हुआ था, भारत विकास संगम। वहाँ पर एक बिटिया ने कलाम साहब से प्रश्न पूछा कि तुम दुनिया के सभी बच्चों को डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, ब्यूरोक्रेट बनने के लिए, सब कुछ बनने के लिए कहते हो, तुम किसी को किसान बनने के लिए नहीं कहते हो। तो इस देश में किसान और किसानी का क्या भविष्य होगा? इस प्रश्न का उत्तर न तो कलाम साहब के पास था और न कोई सुनने के लिए तैयार था। तो बहुत तालियां बजी, और दूसरे दिन डेक्कन हेराल्ड पेपर में निकला, उसकी कटिंग में ले आया हूँ। A missile man followed by a tiny heart, मिसाइल ऑफ टाइनी हार्ट। माने एक मिसाइल मैन, मिसाइल मैन एक छोटे से बच्चे की मिसाइल से धराशायी हो गया। उसके बाद ये मन में आया कि जब इतना बुद्धिमान माने जाने वाले आदमी के पास इस मौलिक प्रश्न का उत्तर नहीं है। देखिए, हम अगर जिस तरह का काम करते हैं तो हमारे मन में होता है कि हमारा भी सम्मान हो, हमारी भी पहचान हो, और हम 70 वर्ष से तो देख ही रहे हैं, या जब से कम मैं पैदा हुआ देख ही रहा हूँ, किसान के रूप में कोई सरवाइव नहीं किया, किसान के रूप में किसी का कोई सम्मान नहीं है।
वही किसान जब कहीं वैज्ञानिक हो जाएगा तो उसका सम्मान होगा, कहीं कुछ हो जाएगा तो सम्मान होगा, लेकिन किसान के रूप में अब इस पूरे देश की संसद में देखिए आप 72 साल हो गए। 72 साल में वहाँ पर तमाम नाचने वाले, गाने वाले, पैसा लेकर खेलने वाले लोगों के लिए स्थान है। बिल्कुल। आज तक किसान नहीं गया? क्या इस देश में किसान की कोई वक़्त नहीं है? क्या आज तक किसान इस राज्यसभा में अपना जाने लायक नहीं हुआ है? एक भी पुरस्कार में नहीं पाएगा। पुरस्कार जो भी दिए जाते हैं वो अदर खाते में दिए जाते हैं। किसान को आज तक कोई पुरस्कार नहीं मिला। तो इस किसानों के इस देश में कहने के लिए 85% किसानों का देश है, लेकिन उपेक्षा इतनी ज़्यादा है और किसान ही टूट टूट कर मजदूर बन रहा है। 1947 में जब हम आज़ाद हुए तब बताते हैं यहाँ 85% किसान थे, अब 50% से भी कम हो गए हैं, मजदूर बन गए। तो ये लगातार की उपेक्षा, अपमान हमें तोड़ रही थी। तो जब ये हुआ कि इतना महान और विद्वान माने जाने वाले व्यक्ति के पास उत्तर नहीं है तो अब उम्मीद किससे की जाए। तो फिर दो बातें विचार में आई यहाँ लौट के आने के बाद। एक तो ये देखा गया कि हम जो अभी इतिहास पढ़े हैं या पढ़ाया है हमें जिसने भी, वो इतिहास ही हमारा नहीं है। वो इतिहास तो उन्हीं लोगों को बताया गया है जो हमारे लुटेरे थे। तो ये तो वही बात हो गई कि अगर मेमने गीत गायन करेंगे शेरों का जो उनको खाते हैं, तो हमारा तो कोई इतिहास ही नहीं है। अब जिसका कोई इतिहास नहीं है उसका गौरवगान क्या होगा। जबकि ध्यान मेरा ये गया, हमारा गया, माने मैं शब्द गलत हो गया, कई मित्र थे, उसमें ध्यान ये गया कि देखिए रोटी किसने आविष्कार किया, हल किसने आविष्कार किया, बख्तर किसने आविष्कार किया, फावड़ा, हंसिया, कुदाल, और इनके आने से कितना परिवर्तन हुआ, पूरे समाज का लाइफ स्टाइल बदल गया। ये सारा आविष्कार हमारे पुरखों किसानों ने किया। इनका इतिहास कहाँ है? उसी समय भाला बर्छी बना, उसका तो परमाणु बम तक का इतिहास है। लेकिन खुरपी ने इस धरती को कितना बदला, कितना ठहराव आया। घड़े के आविष्कार के बाद कैसे हम नदियों के किनारे से सभ्यता उपजाऊ खेतों की तरफ गई। डलिया के आविष्कार से हम कितना परिवर्तन हुआ, चमड़े के आविष्कार से हमें कितना परिवर्तन हुआ, जानवरों को खेती योग्य ट्रेनिंग देने का कितना बड़ा प्रभाव रहा। ये सब हमारे पुरखों ने किया, लेकिन इसकी कोई बात नहीं है कहीं पर। इसको कहीं श्रेय के रूप में नहीं दिखाया जाता, तो स्वयं करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर एक इतिहास अपनी समझ में जो आया, किस प्रकार से खेती और किसानी का उद्भव और विकास हुआ, और खेती और किसानी में राजयुग का क्या प्रभाव पड़ा, राजाओं का क्या प्रभाव पड़ा, स्पिरिचुअलिस्ट्स का क्या प्रभाव पड़ा, और आज के मटेरियलिस्ट जो इस दौर से गुजर रहे हैं, भौतिकवादी युग से गुजर रहे हैं हम लोग, इसका क्या प्रभाव रहा और रिजल्ट क्या है। बिल्कुल सर, मैं चाहूँगा कि आपने जो हल का विज्ञान बताया था कि जगह जगह के हल अलग अलग प्रकार के होंगे, हंसिया अलग अलग प्रकार के होंगे, तो उसको भी सर थोड़ा बताइएगा। देखिए, अगर आप देखें पूरी दुनिया को, केवल भारत की बात नहीं है इसमें, पूरी दुनिया में जितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, माने जितने प्रकार की मिट्टियां हैं और वहाँ का नेचर है, उसके हिसाब से सारे आविष्कार हैं। ऐसा नहीं है जैसे अभी आज के वैज्ञानिक अमेरिका में बना देता है और भारत में भेज देता है, बीज भी भेज देता है। बेवकूफ़ी की हद देखिए आप। तो हमारे यहाँ आप सैकड़ों प्रकार के हंसिया देखेंगे। यहाँ का हंसिया देखिए, उसका फ़ोटो लीजिए आप, और ये आप देख लीजिएगा, आपके इलाके का हंसिया कुछ दूसरा होगा। आप मैं अभी गया था वहाँ खजुराहो के पास में, बमीठा के पास में, वहाँ का हंसिया तीसरे प्रकार का। आप पूरे हिंदुस्तान में देखिए, मैंने हल कई प्रकार के देखे। उड़ीसा में हल अलग प्रकार का है, नासिक में हल अलग प्रकार का है, विदर्भ का हल अलग प्रकार का है, बुंदेलखंड में तो कई प्रकार के हल मिलेंगे आपको। जैसी मिट्टी वैसा हल। तो पूरे एग्रो क्लाइमेटिक जोन वाइज इनका पूरा का पूरा रिसर्च है, रिसर्च बेस्ड है, और ये किसानों के ग्रुप में ही कोई आदमी इसका काम करता था। इसलिए वो लर्निंग बाय डूइंग सिस्टम से आया हुआ एकदम परफेक्ट। और इसी वजह से देखिए आप, एक बखर होता है हमारे यहाँ, वो काली मिट्टी में चलता है, पीली मिट्टी में नहीं चलता है। वो काली मिट्टी वाले इलाके जितने हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के हों, चाहे आंध्र प्रदेश के हों, चाहे हमारे बुंदेलखंड के हों, सब जगह पाया जाता है। और बखर की विशेषता ये होती है कि उसमें एक ब्लेड टाइप का लगा होता है, और ज़मीन के नीचे उसको सेट किया जा सकता है 6 इंच, 5 इंच, 4 इंच, 3 इंच जितना करना है, और ज़मीन
को नीचे से वो काटता हुआ चलता है। और विज्ञान ये कहता है कि ज़मीन की ऊपरी परत ही उपजाऊ होती है, तो ऊपर की परत उपजाऊ मिट्टी को ऊपर ही बना रहने देता है, उसको मल्च नहीं होने देता, खरपतवार को काटता चला जाता है और पोरोसिटी पैदा कर देता है। दुनिया में आज तक सारे वैज्ञानिक मिलकर भी इसका कोई विकल्प नहीं ढूंढ पाए। ऐसा कोई कृषि यंत्र नहीं बना पाए जिससे ये ऊपर की उपजाऊ ज़मीन ऊपर बनी रहे, खरपतवार कट जाए और पोरोसिटी पैदा हो जाए। और हमारे यहाँ आप जानते ही हैं, पूरे बुंदेलखंड में जहाँ जहाँ ब्लैक कॉटन सॉइल है वहाँ पर बखर चलाते हैं, सीधे बो देते हैं, सीधे बो देते हैं। माने 2 बार 3 बार जोतने की ज़रूरत ही नहीं है, एक बार बखर चलाओ सीधे बो दिया। तो इस प्रकार से, लेकिन इसका श्रेय कहाँ है? रोटी का देखिए आप, रोटी कितनी लंबी प्रक्रिया है, कितने दिनों में खोजा होगा। बिल्कुल। बीज को उगाना और बीज को संरक्षित रखना एक पूरा विज्ञान है। साल दर साल उसको संरक्षित करना, उसके लिए कितनी तकनीकी विकसित की गई, कब किस समय बोना है उसका विज्ञान, ज़मीन को उत्पाद बनाना, जानवरों की ट्रेनिंग देना, उचित समय पर बुआई कटाई मड़ाई करना ताकि समय से उसको पानी भी मिल जाए, और फिर इसके बाद उसको धोना पीसना और फिर रोटी बनाकर खाना, पीसने की भी यंत्र विकसित करना, और सारे आप जानते ही हैं उसमें जांच है और ये सब करते ही हैं। इसको वैज्ञानिक खोज क्यों नहीं मानते? ये किसी वैज्ञानिक ने खोजा है कि हमारे पुरखों ने खोजा है? इसका श्रेय किसको दिया जा रहा है? तो एक ये पूरे माने एक विडंबना की बात है पूरी दुनिया के लिए। तो हम हैं तो सबसे अच्छी, लेकिन आज के जो वातावरण है, आज का जो मनुष्य द्वारा कृत्रिम सिद्धांत है कि ये बड़ा है वो छोटा है, उसमें किसान का क्या रोल है? और उसका नतीजा आप देखिए, पूरे अमेरिका में 3 से 4% किसान रह गए, पूरे जर्मनी में 2.25% रह गए, बेल्जियम में तो 80-90 हज़ार किसान रह गए हैं, वहाँ तो प्रतिशत भी नहीं रह गया है। और सब जगह अभी भी भगदड़ चालू है, कोई किसान नहीं बनना चाहता है। हमारे हिंदुस्तान में ही पिछले 40 वर्षों में घट के 30% किसान, 35% घट गए हैं। तो सब जगह किसान छोड़ रहे हैं। और किसानी को छोड़ना, केवल किसानी का छोड़ना किसानों का परेशानी नहीं है, पूरी दुनिया की परेशानी है। कैसे? अब देखिए आप, जहाँ जहाँ किसानों की संख्या घटती जाती है वहीं वहीं मंदी के दौरे आते हैं। जहाँ किसानों की संख्या ज़्यादा है वहाँ कोई मंदी नहीं है। अभी 2010 के आसपास एक बड़ी मंदी का दौर आया था। उस मंदी में पूरी दुनिया शिकार हुई, भारत नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? और इसके पहले भी दुनिया में बहुत मंदियाँ आईं, 7-8 मंदी आईं। वहाँ पर हर मंदी में 1-2% लोगों का मर जाना, डिस्प्लेस हो जाना, कुपोषित हो जाना होता है। हमारे देश में तो नहीं हुआ। और उसका ताज़ा उदाहरण देख लीजिए, अभी पैंडेमिक आया, सारे हमारे मजदूर भाई शहरों से आके गांव में जैसे ही आए, कितना हाहाकार था शहरों में, 2 दिन भी नहीं खिला पाए कोई। और जैसे ही हमारे गांव में आ गए, कहाँ पता चलता है कि कौन आ गया। बिल्कुल। तो ये किसानों की महिमा है। किसानों की संख्या अधिक होने की वजह से, और किसानों में एक महान परंपरा है, चैत के महीने में साल भर के लिए दाना चुन के रख लेते हैं सब लोग। इस वजह से मंदी नहीं आती है। दूसरा कारण है, संख्या अधिक होने की वजह से खाना इतना सस्ता बना रहता है कि हर गरीब से गरीब आदमी भी पेट भर सकता है। अभी भी आप कलकत्ते में चले जाइए, दिन भर में 10 रुपये में से लेकर 15 रुपये में दिन भर आप थक जाएंगे। बम्बई चले जाइए, 10 रुपये में आपको बढ़िया खोंचे वाला 3-4 पराठे खिला देता। आप यूरोप में कल्पना कर सकते हैं, वहाँ जिंदा रह पाएगा इतनी कम कीमत में? मर ही जाएगा वो। तो इसलिए किसानों की संख्या का एक निश्चित अनुपात में बना रहना इस मानवता के लिए ज़रूरी है, हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। हम तो कहते हैं पूरी दुनिया में एक निश्चित रेशियो अब समझ लेना चाहिए। हम ग्लोबल विलेज हो गए हैं, तो अब हमें इस बात पर भी चिंतन करना चाहिए कि हर देश में कम से कम कितने किसान हों, ताकि वहाँ भुखमरी की स्थिति ना आए, वहाँ पर मंदी ना आए, वहाँ पर लोगों को भूखों ना मरना पड़े। बिल्कुल। तो केवल भारत के लिए नहीं चिंता का विषय है, पूरी विश्व में सारे देशों में उत्पादक वर्ग को, माने किसान को, और किसान का मतलब
जब मैं किसान बोलता हूँ उस समय किसान का मतलब यह नहीं लें कि केवल जोतने बोने और काटने वाला है। किसान का मतलब सभी प्रकार की प्राकृतिक वस्तुओं को मानवोपयोगी बनाने में लगे हुए सारे लोग किसान हैं। चाहे वो चमड़े से जूता बनाता हो, चाहे लकड़ी से कुछ भी बनाता हो, जैसे ये कलाकार हैं, ये सब किसान वर्ग कहलाता है। जुताई बुआई तो करनी ही करनी है, उसके अलावा भी सारे लोग किसान कहलाते हैं। ये पूरा किसान वर्ग है। बिल्कुल सर, ठीक है ना जी। हम बात करते हैं किसानों की आय दोगुनी होने की सर। सरकारें आती हैं, दावा करती हैं जी, और किसान बैठकर रोते रहते हैं, सरकारों की तरफ ताकते रहते हैं। तो आप सफल हैं। मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि कैसे किसानों की आय दोगुनी हो सकती है, किसान कैसे सफल हो सकते हैं। ये बड़ा माने एक तरह से वो स्वयं ही स्वीकार करते हैं इसका कोई। देखिए, किसान की आय दोगुनी का मतलब क्या होगा, उसके कितने एस्पेक्ट हैं। जितनी ज़मीन है उससे ज़मीन दोगुनी दे दी जाए तो दुगनी हो जाएगी, वो संभव नहीं है। दूसरा है, ज़मीन से जितना उत्पादन है वो दुगना हो जाए, वो भी संभव नहीं, स्टेबल हो चुका है। तीसरा एक तरीका हो सकता है, किसानों की लागत आधी हो जाए, वो भी संभव नहीं हो तो दोगुनी हो गई, 3 गुनी तक हो गई। चौथी, किसानों की संख्या आधी कर दी जाए। तो सरकार इस चौथे विकल्प पर लगी हुई है कि किसानों की संख्या आधी कर दी जाए तो आमदनी अपने आप दोगुनी हो जाएगी। तो जो अब मैं बात करता हूँ, आपने बात कर ही दी है, तो सरकार जो किसान कानून लेके आई है, इस पर क्या कहना है आपका? जी देखिए, इसमें बहुत सावधानी से उसकी ज़रूरत है। अभी जो सरकार लाई है वो लाना चाहती है, ला नहीं पा रही है, लाना चाहती है, ये इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर की तरफ भारत को ले जाने की कोशिश है। अभी हम लोग एक लाइफ स्टाइल है हम लोगों की, किसानों की, उस आधार पर खेती हमारे लिए केवल आजीविका का स्रोत नहीं है, खेती हमारे लिए एक आनंद का स्रोत भी है। तो हम उस हिसाब से करते हैं उसमें। ये इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर लाना चाहती है, तो इसमें हमें थोड़ा सा रुक के देखना पड़ेगा। अभी हिंदुस्तान में अभी पूरी स्थिति देखें कैसी है। तो हिंदुस्तान एक रोटी का टुकड़ा या केक मान लीजिए, तो अभी सर्विस वाले इसको अपने हिस्से का काट रहे थे, संसद वाले अपना काट रहे हैं, और व्यापारी अपने हिस्से को प्रयास कर रहे हैं। किसान अपने हिस्से के लिए पिछड़ गया है, तो किसान कहता नहीं, मेरे हिस्से का भारत मैं खाऊंगा। अभी जिसके जितने हिस्से में भारत है वो बेच रहे हैं, खा रहे हैं उसको। जैसे संसद में एक एक सांसद, एक एक विधायक जितनी बार चुना जाता है उतने बार उसकी पेंशन मिलती है। क्या तुक है इसका? कहाँ से लॉजिकल है ये? लेकिन साहब मालिक है वो, तो वो कर लेते हैं। अब लोग जैसे ही सुनते हैं, अरे सरकारी कर्मचारियों का वेतन कितना अनानुपातिक बढ़ा, अरे भाई इस देश की कोई पर कैपिटा इनकम बढ़ गई हो, इस देश के आम नागरिक की कोई इनकम बढ़ गई हो, तो आप भी अपनी बढ़ा लीजिए। आप उस किसी अनुपात का ध्यान नहीं देंगे। तो धीरे धीरे देखा गया कि इसी तरह व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग को भी कहीं ना कहीं प्रकार से सरकारें कोई मदद कर देती हैं, सबको नहीं। जितना छोटा व्यापारी है वो भी टूट रहा है, और किसान, तो छोटा व्यापारी और किसान ये दोनों लुटते रहे। इनको लगता है कि ये सब खाए ले रहे हैं, हमारे हिस्से का भी भारत खाए जा रहे हैं। तो ये अपने हिस्सा खाने की लड़ाई है। ये किसान जो इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं, तो उनको आशंका है कि इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर लागू होगा, और जो कॉरपोरेट सेक्टर को हमारे खेतों में घुसने के लिए जो एक अनुकूल वातावरण तैयार कर दिया जाएगा, तो हम उनसे कंपटीशन फेस नहीं कर पाएंगे और धीरे धीरे हम ख़त्म हो जाएंगे। इस आशंका की लड़ाई है। और आप ज़रा सोचिए कि ये कानून वापस हो गए तो क्या किसान समृद्ध हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। तो इस पर भी सोचना है। तो अभी न तो हमारे किसान भाई इस बात को समझ पा रहे हैं कि उनको लड़ाई किस तरह से लड़नी है, और ना ये लोग अपना हिस्सा देने के लिए तैयार हैं। सांसद विधायक कोई अपनी पेंशन छोड़ने के लिए तैयार हैं क्या? और दूसरों से गैस की सब्सिडी भी ले लेते हैं कि तुम गैस की सब्सिडी ना हो तुम राष्ट्रीय हो जाओगे। और ये लोग जितनी बार जीतते जाएंगे उतने बार का पेंशन के अधिकारी होते जाएंगे। ये कौन सा तुक है? तो ये सब जो बेतुकी और अन्याय जैसी लगने वाली बातें हैं, उसकी प्रतिक्रिया में ये सब पूरा वातावरण बन रहा है। लेकिन हमारा कहना ये है कि हम सबको मिलकर बैठ के आज विचार करना चाहिए।
कि हमें किस प्रकार का भारत चाहिए। तो उसमें एक निश्चित रेशियो हमें समझना पड़ेगा कि कितना प्रतिशत किसान या उत्पादक वर्ग हो, कितना प्रतिशत व्यापार होना चाहिए और कितना प्रतिशत सर्विस होना चाहिए। किसी को बेरोजगार नहीं होना चाहिए और किसानी को भी रोजगार घोषित करना चाहिए, बल्कि राष्ट्रीय कार्य घोषित कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वही किसान जब अपने खेत में किसी को काम में लगाता है, काम का अवसर देता है, तो उसको मानते हैं कि ये शोषण कर रहा है। और जबकि एक फैक्ट्री वाला अपने यहाँ 5-6 हज़ार रुपये में भी किसी को नौकर लगाता है तो कहते हैं ये रोजगार दे रहा है। ये कौन सा अन्याय है भाई, ये कौन सा अन्याय है। तो इस तरह से किसानी को भी एक माने राष्ट्रीय कार्य घोषित कर दें कि उसकी भी एक पूंछ या पहचान बनने लगे और एक बराबरी की स्थिति में आ जाएं। फिर इसके बाद देखें कि अपने भारत को कैसे चला सकते हैं। तो उसमें हम 3 बातें कहते हैं सभी किसानों को कि अपने खेती के तरीक़ों को ऐसा बना ले जिससे उसकी पैसा बाहर न जाए। तो खाद, बीज, पानी और ऊर्जा और प्लानिंग, इन 5 चीज़ें किसान की अपनी हो जाएं तो उसका बाहर पैसा जाना बंद हो जाएगा, वो समृद्ध होना शुरू हो जाएगा। लेकिन वह समृद्ध तब तक नहीं हो पाएगा जब तक अपने समाज में 3 और बड़े छेद उसके रह जाते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय। तो हर किसान को हम इस बात के लिए भी प्रेरित करते हैं कि वह जिस गांव में रहता है वहाँ पर सामूहिक रूप से शिक्षा, सामूहिक रूप से स्वास्थ्य और सामूहिक रूप से न्याय का बिना पैसे का इंतजाम करे। और सरकार से आग्रह है कि इसके अधिकार ग्राम पंचायतों को दे दे वो, तब जाके ये देश स्वस्थ होगा। पूरा का पूरा भ्रष्टाचार शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय में है। बिल्कुल। और किसानों को भूमि संबंधी अधिकार गांव में दे देने चाहिए, ताकि अभी देखिए बुंदेलखंड की एक विसंगति आप देखिए कि अगर काश्तकार कोई 90 या 95 या 100 साल का भी हो जाता है, जब तक मरेगा नहीं तब तक उसके बच्चे किसान कैटेगरी में नहीं आएंगे, जबकि वो किसानी कर रहे होते हैं। तीसरी पीढ़ी भी, चौथी पीढ़ी भी किसानी करने लगती है, लेकिन उसके नाम कुछ नहीं रहता है। तो न तो कहीं से वो सरकारी लाभ का पा सकता है, न बीमा, दुर्घटना बीमा का योजना का लाभ पा सकता है, न कहीं से कोई आयुष्मान कार्ड, कोई किसी भी प्रकार की कोई मदद उसको नहीं मिल पाती है। एक तरह से वो मजदूर के रूप में हो जाता है। तो इस विसंगति के ऊपर ध्यान नहीं कोई दे रहा है। तो ये चीज़ें, मौलिक चीज़ें, किस तरह से भूमि के अधिकार गांव स्तर पर आएँ, किस तरह न्याय आपस में लोग कर सकें, उसके अधिकार उनको दिए जाएं, किस तरह से अपना डॉक्टर स्वयं सामूहिक रूप से गांव नियुक्त कर सके, पैथी अपनी चुन सके, इसके अधिकार गांव को दे दिए जाएं। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने 20 से अध्यापकों का इंतजाम कर सके, स्वयं से नियुक्त कर सके, ताकि स्वयं से नियुक्त करेगा तो वो डेडिकेटेड होकर पढ़ाएंगे किसान, माने अध्यापक। तो ये सारी व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। तो पहला काम है अपनी खेती को इस तरह का डिज़ाइन कर लेना जिससे उसकी आमदनी का मुख्य हिस्सा बाहर न जाए। दूसरा, आपस में ऐसे सहयोग से रहना है और अधिकार मांगने हैं ताकि उसमें भी उनका पैसा बाहर न जाए। अभी एक बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा तो किसान खोखला हो जाता है। अभी कहीं एक दरोगा जी आते हैं, ज़रा सा भी छोटा सा क्रोध आ गया, आवेश आ गया, आपस में लड़ गए, दरोगा जी दोनों से 20-20, 10-10 हज़ार छीन के चले जाएं, लूट के चले जाएंगे। और इसी तरह शिक्षा, उसमें स्वास्थ्य में अगर एक जगह बीमार पड़ गया तो क्या पता वो ज़मीन बेच के भी ले जाएं डॉक्टर लोग, है ना। तो इससे भी किसानों को बचना पड़ेगा। तो यह केवल लड़ाई 3 कानूनों के लिए जो बैठे हैं, ये पूरी लड़ाई नहीं है। 3 कानून वापस करवाने के बाद क्या करेंगे। तो उसमें मौलिक एक पुस्तक भी मैंने लिखी है, मैं आपको दे दूँगा। तो ये पुस्तक क्या है, ये किसानों का पत्र संसद के नाम। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो मेरी अभी तक समझ में आई हैं कि अभी किसान की तो परिभाषा भी नहीं है और किसान का सर्वे भी नहीं है। परिभाषा के अनुसार सर्वे हो तो एक्चुअल पोजीशन निकले कि किसान हैं कितने, है ना। किसानों का स्थान भी संसद में हो, विधानसभाओं में हो, नीति बनाने की जगहों में हो, किसानी को राष्ट्रीय कार्य घोषित किया जाए। वही काम यदि कोई नेताजी करते हैं, पेड़ लगाते हैं, तो और वन विभाग को आप वेतन भी देते हैं, क्या है, राष्ट्रीय कार्य कर रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं। और अगर हमारा किसान लगाता है तो नहीं है राष्ट्रीय कार्य। वो जल संरक्षण के लिए आपने भूमि संरक्षण विभाग, ये विभाग, वो विभाग बना रखे हैं। और अगर हमारा किसान तालाब बनाता है तो जल संरक्षण का राष्ट्रीय कार्य नहीं कर रहा है ना। खाद्यान्न उत्पादन का अपने आप में एक राष्ट्रीय कार्य है। आप तो केवल सुरक्षित करते हैं, तो उसके लिए FCI गोदाम और ये बना रहे हैं, हम तो पैदा करते हैं।
यार पैदा करने को तुम राष्ट्रीयकार नहीं घोषित कर सकते हैं भाई। तो इन सब चीज़ों पर विचार करवाना चाहिए, किसानों को ये मांग रखनी चाहिए ताकि उसका एक वजूद बने और नए बच्चे किसानी करना चाहें। तो दूसरा काम और तीसरा काम ये है कि अपनी पहचान किसान के रूप में बनाए। किसान के रूप में अपनी पहचान के साथ नहीं खड़े होगा तो कोई पटेल हो गया, कोई राजपूत हो गया, कोई सिंह हो गया, कोई फलाना हो गया, और वो पॉलिटिकल लोग आएंगे और आपसे इमोशनल बातें करेंगे और आपका वोट लेंगे और आपके ऊपर राज्य करेंगे। जबकि संविधान में जातिगत आधार पर हम किसी की कोई मदद कर नहीं सकते हैं, केवल बेवकूफ़ बना सकते हैं। अभी तक जो जाति के आधार पर जिन लोगों को बनाया गया, उन्होंने क्या मदद की? जिस जाति का आधार ले वो तो जहाँ की तहाँ है। मेरे गांव में आरक्षण का आज तक एक लाभ नहीं मिला, पूरे गांव में आज तक किसी को, एक भी व्यक्ति को नहीं मिला। तो सब बेवकूफ़ बनाने के धंधे हैं। तो किसानों को अपने आप की पहचान किसान के रूप में बनानी चाहिए, तब जाके वो इस देश के पॉलिटिकल सिस्टम में अपना एक स्थान बनाना चाहिए। बिल्कुल सर। कैसे काबिज होंगे, वही सवाल है मेरा सर कि आखिर अगर किसान चाहे तो पॉलिटिक्स में, राजनीति में कैसे काबिज हो सकते हैं? देखिए, अगर इन लोगों ने दबाव बनाया, जैसे अभी तो बहुत अच्छी लामबंदी चल रही है, अगर इन लोगों ने दबाव बनाया हर पार्टी में कि हम किसी पार्टी को तब तक वोट नहीं देंगे जब तक किसान को नहीं देंगे टिप, तो हम पार्टी में अंतर घुस सकते हैं। दूसरा, अगर ये पार्टियां मान लीजिए नहीं देती हैं तो नॉन पॉलिटिकल पार्टी मूवमेंट चला दें वो, कि इस बार से हम किसी भी राजनीतिक दल को टिकट वोट ही नहीं देंगे, हम निर्दलीय में ही किसी को चुनेंगे, तो हमारी देश की संसद का रिफॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन इस विजन के लिए, नॉन पॉलिटिकल पार्टी मूवमेंट के लिए नवयुवकों को, किसानों को आगे आ जाना चाहिए। हम किसी राजनीतिक दल को दे ही नहीं, क्योंकि सारे राजनीतिक दल हमारे लिए एक जैसे हैं। इमोशनल बातें करेंगे, जाति की बातें करेंगे, धर्म की बातें करेंगे, क्षेत्र की बातें करेंगे, व्यवस्था की बात नहीं करेंगे। भूमि संबंधी अधिकार ग्राम पंचायत में दे देने में क्या आपत्ति है? कितनी पीड़ाएं हैं। एक काश्तकार के मान लीजिए 4 लड़के हैं, 4 चक हैं, तो चारों चकों में उनके 4-4 हिस्से हो जाते हैं। अब बेचारा कहाँ कहाँ संभालेगा वो? अगर उसको एक करना चाहता है तो भारी पैसा लगेगा। अरे हमें अपने खेत का तो मालिक बना दो पहले। तो किसानों को ये मौलिक चीज़ें चिंतन करनी पड़ेंगी और मौलिक चीज़ें बनी पड़ेंगी, और जब मौलिक चीज़ों की मांग होगी वही पॉलिटिकल सिस्टम बन जाते हैं, वही पॉलिटिक्स की मांग बन जाती है। फिर राजनीतिक दलों के ऊपर भी दबाव पड़ने लगेंगे। अच्छा, हमें कोई आपत्ति नहीं, कोई राजनीतिक दल यदि अपनी सीटें 50-60% रिजर्व कर दे किसानों के लिए, हम उसको ले आएंगे। संसद में किसान पहुँचेगा तब आमूल परिवर्तन होगा। तो उसके 2 ही तरीके हैं, या तो राजनीतिक दल किसानों के लिए अपनी सीटें रिजर्व कर दें, कमिटमेंट करें कि जो सांसद भेजेंगे राज्यसभा में वो किसान को ही भेजेंगे, वो व्यापारियों को भेज देते हैं, वो लाइजनर्स को भेज देते हैं, जो दलाली करते हैं इन राजनीतिक दलों के लिए, पैसे का प्रबंधन करते हैं या वोट का प्रबंधन करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनको भेजते हैं। किसान को भी भेज सकते हैं अगर किसान अपना। देखिए, किसानों को एकजुट होना पड़ेगा। जो लोकतंत्र में संख्या बल ही आपकी ताकत है। बिल्कुल। और यदि हम 60% हैं तो 60% की तरह दिखें। अभी वो 60% को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं। बिल्कुल। हम बात करते हैं सर आपके सफ़र की, आखिर आवर्तनशील खेती की तरफ कैसे आप आए, और वो जिक्र PCS का जिक्र जरूर करिएगा। जी। तो क्या हुआ कि मैंने आपको पहले बताया कि 1987 बैच से इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हम दर्शन शास्त्र से MA करके निकले थे, और उसके पहले हमारा एक CDS में भी हुआ और PCS में भी सिलेक्शन हुआ था, लेकिन फाइनल में नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद जब हम यहाँ आए तो फिर हमारे सामने बहुत सारे विकल्प आने लगे कि हमें क्या करना चाहिए, और अंत में कैलकुलेट किया कि हम अगर खेती करेंगे तो ज़्यादा सुकून में रहेंगे, लॉन्ग टर्म सुकून में रहेंगे, ऐसा निर्णय बन गया। तो हम धीरे धीरे अपना खेती में आए, और खेती हमें लेनी नहीं पड़ी। हमारे पिताजी किसान हैं, हमारे बाबा किसान थे, और हम पुश्तैनी हम लोग किसान ही हैं। तो बाई बर्थ हमको ये गिफ्ट मिला हुआ है, खेत के रूप में भी और इसके स्किल के रूप में भी, के तरीके के रूप में। वहीं से शुरू किया। लेकिन जब 1979
तक 1979 में एक बार मैंने देखा कि जिस विधि से हम खेती करते हैं, जो उस समय प्रचलित थी डीएपी यूरिया डाल के, तो उसमें कुछ बच नहीं रहा है। ज़्यादा हिस्सा खाद खरीदने में, बीज खरीदने में, ट्रैक्टर की किस्त में, बैंक के ब्याज में, इसमें चली जाती थी। थोड़ा बहुत बचा तो पढ़ाई लिखाई में चली जाती थी, और बीमारी आजारी, 4 भाइयों का परिवार था, और कुछ सामाजिक कार्यक्रम, और कचहरी में बहुत पैसा जाता था, मुकदमेबाजी। चकबंदी के दौरान के बहुत सारे मुकदमे थे, और समाज के भी बहुत मुकदमे थे, उनमें चला जाता था, बचता कुछ नहीं था। तो 1990 आते आते हमें निर्णय लेना पड़ा कि हमें कुछ न कुछ वैकल्पिक तरीके अपनाने पड़ेंगे। भाग सकते नहीं थे, चूँकि हमने पिताजी के विरोध के बाद भी खेती की थी। तो हमने कई विकल्पों के ऊपर काम किया। अभी आप देख लीजिएगा, बाग भी लगाए, फ्लोरिकल्चर भी किया, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी डाली, और बहुत सारे तरीक़ों में परिवर्तन करके खेती की। और मुझे लगता है 2007 आते आते हम इस्टेब्लिश हो गए, और 2007 में अचानक लोग हमारे पास मिलने आने लगे। मुझे नहीं समझ में आता था कि क्यों लोग मिलने आते थे, लेकिन उनको हमारे साथ बैठने में, बातचीत करने में, हमारे प्रयोगों को देखने में उनको अच्छा लगता था, और बड़ी दूर दूर तक चर्चाएं होती थी। 2010 आते आते अब तब से मैं सोचना शुरू कर दिया कि क्या स्पेशल हो गया। मुझे कुछ स्पेशल अभी भी नहीं लगता है। मैं अभी भी सामान्य रूप से, जैसे हर किसान होता है वैसा ही हूँ। मुझे कुछ भी स्पेशल नहीं लगता है। जो समस्या आई अपने तरीके से हर किसान समाधान करता है, मैं भी अपने हिसाब से समाधान करता हूँ। मेरे समाधान करने में प्राकृतिक और सामाजिक नियमों को पालना रहता है। प्राकृतिक और सामाजिक नियमों को तोड़कर मैं कोई समाधान नहीं करता हूँ, बस इतना अंतर है। जैसे मैं किसी भी स्थिति में ऐसा कोई तरीका नहीं अपनाऊंगा जिससे प्रकृति का नुकसान हो या समाज का नुकसान हो। तो ऐसे शानदार तरीके निकल आते हैं कि पैसा भी नहीं लगता है, और लोग आगे के लिए लोगों को अच्छा लगता है। कोई नहीं, अब जिक्र करेंगे सर। मैं चाहूँगा कि ये जो अरेंजमेंट आपने बनाया है, हाँ। इन सब के बारे में जिक्र करें थोड़ा। और ये तो ऐसा ही हो गया कि जैसे कहीं पर कुर्सी, ये कारों की कुर्सियाँ टूटती हैं, तो ये 200 रुपये 300 रुपये में कबाड़ वाले ले जाते हैं। तो हमारे पास किसी आदमी ने बताया कि हमारे पास ये कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, तो मैंने उनको ख़रीद लिया और उनको बनवा दिया। उनको नीचे से स्टैंड बनवा दिए, उनको रख दिए। अब ये 5-6 साल से बिल्कुल शानदार बैठने के लिए तैयार हो गई। इसी तरह जो कुछ भी है उसी से हम अपनी चीज़ें बना लेते हैं। सर, आवर्तनशील खेती का सिद्धांत क्या है सर? जी, आवर्तनशील खेती के सिद्धांत 6 सिद्धांत हैं इसके। पहली सिद्धांत है कि आत्मनिर्भरता, माने खेती ऐसी हो जिसमें खेत में लगने वाली सारी चीज़ें खेत से आएँ, और घर में प्रयोग होने वाली सारी चीज़ें खेत से आएँ। पहला सिद्धांत तो खेती का ये है, आवर्तनशील खेती का। दूसरा सिद्धांत है कि हम ऐसा खेत का डिज़ाइन करें कि प्राकृतिक संतुलन को अपने खेत में बना रखें, क्योंकि इसको कहते हैं प्राकृतिक संतुलन का सिद्धांत। माने हमारा खेत इस पूरी पृथ्वी का एक हिस्सा है, अलग से कुछ भी नहीं है। तो हमारा खेत प्राकृतिक माने पूरी धरती का एक हिस्सा है। तो धरती में जो रेशियो होना चाहिए पशु पक्षियों का, पेड़ पौधों का, मनुष्यों का, है ना, वो हम अपने खेत में पैदा करें। तो दूसरा सिद्धांत है प्राकृतिक संतुलन का सिद्धांत, माने कितने हिस्से में पशुपालन और कितना पशुपालन होना चाहिए वो डिज़ाइन बना लें। जैसे हम खेत में कितने खाद की ज़रूरत है उस हिसाब से हमारा पशुपालन होगा, कितनी लकड़ी की ज़रूरत है उस हिसाब से बागवानी होगी। इस तरह से पूरा का पूरा ये डिज़ाइन होगा। तीसरा सिद्धांत है उर्वरता का सिद्धांत। हमारे पुरखों ने इन ज़मीनों को उर्वर बनाकर हमें दिया है। हमारा कर्तव्य है बच्चों को इससे ज़्यादा उर्वरता को बनाए रखते हुए उनको हम ट्रांसफ़र करें। तो उर्वरता क्या है? तो उर्वरता है फंगी, माइक्रोब्स, सॉइल लाइफ और कार्बन का एक निश्चित अनुपात। तो एक खेत में हम अपना बनाए रखें, तो उसके हिसाब से कितने जानवर रखने हैं, कौन कौन से जानवर रखने हैं। जैसे मिनरल कम है तो बकरी रखनी पड़ेगी, तो बकरी खाद से मिनरल मिल जाता है। मान लीजिए कैल्शियम या नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी है तो आप मुर्गी पालिए, बतख पालिए, उसकी बीट से आपको कैल्शियम और फास्फोरस की आपूर्ति हो जाएगी।
और मान लीजिए आपके खेत को ज़रूरत है कार्बन की, तो आप भैंस पालिए, गाय पालिए, माइक्रोब्स गाय पालिए, है ना। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर फिर अपने खेत को दे दीजिए, आपके खेत का सब कुछ मेंटेन रहेगा। तो उर्वरता का सिद्धांत। चौथा सिद्धांत है कि ऑप्टिमम प्रोडक्शन का सिद्धांत। क्योंकि ये खेत भले ही मेरे नाम है, लेकिन खेत ये सबका है। किसान को ये ध्यान रखना चाहिए, खेत में उसका उत्पादन का अधिकार है। तो उत्पादन अगर घटा तो वो धरती के प्रति पूरा अपराध करता है वो। तो इसलिए उत्पादन बिल्कुल नहीं घटना चाहिए। तो ऑप्टिमम प्रोडक्शन को बनाकर रखें। और पांचवा सिद्धांत है, इससे क्या होगा, खाद्य सुरक्षा मिलेगी। जो हम जिनके पास खेत नहीं है उनको भी खाना चाहिए। अगर हम ज़्यादा पैदा करेंगे तो लोगों को सस्ता मिलेगा, है ना। और पांचवा सिद्धांत है कि रेशियो को मेंटेन करें, माने कि उसको हम ये कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार देने वाला। माने जितने कम से कम जगह में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे पाते हैं, वो उस खेत की सफलता है। ये पांचवा सिद्धांत है। और छठवां सिद्धांत है किसान की समृद्धि आनी चाहिए। कोई ऐसा तरीका ना अपनाए कि अभी क्या करते हैं, किसान खेती करता है, आत्महत्या भी वही करता है, वही कर्जे में लदा है। तो हम खेती का तरीका गड़बड़ कर दिए ना। खेती का ऐसा तरीका होनी चाहिए कि जिससे जो खेती कर रहा है वो भी प्रसन्नता है। तो वो कैसे रहेगा, उसकी 3 प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। कुछ रोज़मर्रा की आवश्यकताएं, कुछ मिड टर्म नीड्स, कुछ लॉन्ग टर्म नीड्स। शॉर्ट टर्म नीड्स का मतलब रोज़ कितना तेल, नमक, चावल, दाल लगना है ये, और कितना पैसा लगना है, कुछ पैसा भी लगता है। वो कैसे आएगा, उस खेत के डिज़ाइन में बनाओ। जैसे मान लीजिए 200-300 रुपये रोज़ लगना है एक परिवार को। अरे भैया 20 ठो मुर्गी पाल लीजिए, आपके पास 200 रुपये 300 रुपये आ जाएगा रोज़। मान लीजिए आपको 500 रुपये रोज़ लगना है, बकरी पाल लीजिए। महीने भर में भी एक बकरा आपका बिक गया तो 500 रुपये रोज़ का हो गया। 2 ठो बकरे बिक गए तो 20,000 रुपये मिल गए, 18,000 रुपये मिल गए। तो इस तरह से कोई ना कोई डिज़ाइन बना के रखना चाहिए जिसमें डेली नीड्स भी पूरी हों। और मिड टर्म्स नीड माने कि कोई 20-22 साल का लड़का है, खेती शुरू करता है तो उसके शादी होगी, बच्चे होंगे, परिवार होगा, तो मकान बनाना पड़ सकता है, शादियां करनी पड़ती हैं, तो इकट्ठे उसको 20-25-50 लाख की ज़रूरत होगी। तो खेत का डिज़ाइन करते समय उसी समय कर ले कि कौन कौन सी चीज़ें वो लगा दे जो इकट्ठा पैसा दे देंगी आज से 20 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद। तो वो भी उसको इसी तरह मिल जाएंगी। और एक लॉन्ग टर्म नीड होती है, वो हर मानव की है कि मैं इस धरती में आया, इसको लोग पहचाने भी। बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल। तो जैसे अब बाग लग गया, मान लीजिए मैंने ये बाग लगा दिया, तो मैं मर जाऊंगा तो भी तो ये प्रेम सिंह का बगीचा रहेगा। बिल्कुल। ये बगीचा जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक तो प्रेम सिंह को, उसके बच्चे भी चाहें कि प्रेम सिंह को मार दें तो नहीं मारेंगे। आपस में लोग कहेंगे ये प्रेम सिंह का बगीचा है। बिल्कुल। बच्चों को अपना नाम करने के लिए उनको कुछ और करना पड़ेगा। हम चलते हैं और सर से हम कहेंगे कि सर हमें अपना म्यूजियम दिखाएं और प्रोसेसिंग हॉल है उसको दिखाएं। चलिए। हम यहाँ पर सर के पर्सनल रूम में दाखिल हो चुके हैं और यहाँ अब ठंडक सी महसूस हो रही है। बाहर धूप है, गर्मी है, लेकिन यहाँ ठंडक है। तो मैं चाहूँगा सर थोड़ा बताएं ठंडक का राज क्या है। ये अटारी। अच्छा। जो ऊपर है ये, हाँ, तो इसमें लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर आधा फुट मिट्टी भरी हुई है। अच्छा सर। और इसकी जो दीवारें हैं, हाँ, पूरी मिट्टी की बनी हुई हैं, अंदर से केवल छपाई है इसमें। अच्छा सर। तो जो गर्मी होती है, गोबर और मिट्टी जब मिला के लगाते हैं तो इसमें जितनी दूर तक दिन भर में धूप जाएगी, शाम को फिर वापस होनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह के मकान पहले से परंपरा में हैं, इनको अटारी वाला मकान कहते हैं। ये गर्मियों में ठंडाते हैं और ठंडियों में गर्माते हैं। क्या बात है। सर का जो तरीका है बहुत ही सिंपल है, लेकिन जो थॉट है, जो विचार हैं, बहुत ही उच्च है। और ये सर का मुझे लग रहा है ये मिनी पुस्तकालय है। जो किताबों का अरेंजमेंट आपको दिख रहा होगा, ये सर का लाइब्रेरी अलग है अभी। अच्छा, यहाँ लाइब्रेरी भी है सर। हाँ, 3000 किताबें, 4000 किताबें हैं। क्या बात है। हम लाइब्रेरी भी घूमते हैं, म्यूजियम भी घूमते हैं, आपको दिखाते हैं सर। अब हम सर के म्यूजियम में दाखिल होते हैं और आपको बताते हैं इस म्यूजियम के बारे में। देखिए, ये जो मैंने बताया कि जो अभी इतिहास नहीं है पूरे हिंदुस्तान में किसानी का, और किसानों का कोई इतिहास नहीं है, और इसी वजह से किसानों के प्रति
कोई तवज्जो नहीं है। बिल्कुल। तो ये इसको हमने लिखने की कोशिश की, इसका नाम दिया हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी। किसानी है वो वास्तव में किसानी के उद्भव का इतिहास, और वही इतिहास है जो सबका इतिहास है। कि जैसे पृथ्वी पहले आग का गोला थी, फिर धीरे धीरे ठंडी हुई, फिर सबसे पहले उसमें पेड़ पौधे विकसित हुए, फिर जीव जंतु विकसित हुए, और सबसे लास्ट में मनुष्य आया। और जैसे ही मनुष्य आया तो उसके अंदर 3 विशेषताएं हैं हर मनुष्य में। सब कुछ जानना चाहता है, और जानकर सब कुछ उसको महसूस करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि उसको सूचना मिल गई कि हाँ ये मंगल ग्रह है और मंगल ग्रह जाए ना, वो जाना ही चाहता है, ये उसकी फितरत है। और तब तक ये दौड़ धूप लगाए रहेगा जब तक वो तृप्त ना हो जाए। तो वो 3 विशेषताएं हैं कि सब कुछ जानना चाहता है, जानकर देखना समझना चाहता है, और समझकर जीना माने तृप्त होना चाहता है। और उसी यात्रा में ये आया, जैसे ही इस जंगल माने इस धरती में मनुष्य आया तो एक बियावान जंगल पाया हुआ। तो उसको बहुत सारा समय लगा इस बात का ज्ञान होने में, इस बात को समझने में, किस पशु के साथ कैसा व्यवहार करे, किस पेड़ के साथ कैसा व्यवहार करे, पक्षियों के साथ कैसा व्यवहार करे। और मनुष्य भी कई नस्ल के थे, तो मनुष्यों को भी एक दूसरे को राक्षस या दानव मानकर व्यवहार करता रहा। तो ऐसे 15 लाख साल तक उसको लगा। और नौपाषाण युग आते आते तक उसके आग समझ पकड़ में आ गई। आग को वो जलाने और बुझाने का क्षमता संपन्न हो गया। और जैसे ही आग को उसके पकड़ में आई, उसके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। एक बड़ा परिवर्तन तो आ गया कि उसका खाना ज़्यादा पचने लगा। उसके पहले तो वो कच्चा फल फूल मांस वगैरह खाता था, तो उससे बीमार भी बहुत पड़ता था, परेशानियां बहुत होती थी, खाना बहुत पचने लगा। दूसरा एक काम हुआ, आग के पकड़ में आते ही यही मनुष्य की पहली क्रांति मानी जाती है। मानव जाति माने क्रांति के मतलब जिसने मानव जाति के जीवन का में आमूल परिवर्तन कर दिया। तो दूसरा भी एक इसको हम इस रूप में देखते हैं कि अभी हर व्यक्ति जन्म से लेकर पूरे जीवन में मानव जाति ने जितनी यात्रा की है वह स्वयं करता है। जैसे बच्चे को आप देखें तो 17 या 18 शुरुआत में क्या करता है, हर चीज़ को वो मुंह से देखना चाहता है, टच करना चाहता है। 18 साल का होते होते उसके जब सारे सेक्स ऑर्गन्स भी एलाइव हो जाते हैं, तब एक विशेष प्रकार की नई ऊर्जा का संचार होता है उसके अंदर। तो इस रूप में भी हम समझ सकते हैं कि मनुष्य जाति की प्रथम क्रांति तब हुई जब आग का आविष्कार हुआ, और अभी भी हर शरीर यात्रा में उसकी ऊर्जा पूर्ण रूप से विकसित होती है जब वो 18-20 साल का होता है। तीसरा हम भारत से भी जोड़कर इसको देखते हैं कि दुनिया में भारत सबसे पुरानी सभ्यता है। इस बात का एक प्रमाण हमारे पास इस रूप में मौजूद है कि होली के दिन आग को नई करते हैं अभी भी हमारे बुंदेलखंड में। तो ये तक कब से प्रथा है, जब से मानव जाति ने आग का आविष्कार किया, तो आग को गांव-गांव घर-घर पहुंचाने का अभियान था होली, और उसकी यादगार में हम अभी भी मना रहे हैं। और होमो सेपियंस की अगर हम बात माने तो 70,000 साल पहले मानव जाति ने आग का आविष्कार किया था। आविष्कार का मतलब जलाना और बुझाना की क्रिया सीखी थी। तो 70,000 साल पुरानी तो कम से कम होली है ही हमारी। तो इस बात के लिए हम गर्व कर सकते हैं कि हिंदुस्तान में एक ऐसी प्रथा आज भी जिंदा है, एलाइव है, और होली आने वाली भी है अभी, कि होली के रूप में हम 70,000 साल से इस बात का उत्सव मना रहे हैं, उसको याद में रखे हुए हैं कि घर घर हमारे पुरखों ने आग जान लीजिए जो सर ने आपको बताया है कि होली का कारण क्या था। जी, हम आगे चलते हैं। हम चाहते हैं कि सर अच्छे से हमें पूरी लाइब्रेरी जो है, म्यूजियम है, घुमाए, उसके बाद फिर लाइब्रेरी की तरफ रुख करते हैं। नौपाषाण युग आया, उसके बाद नौपाषाण युग आते आते मानव जाति के बस में सारी पशु हो गए। किस पशु को कैसे नियंत्रित करना है, पर्णकुटी बनाने लगा। अनाज भी कुछ माने कलेक्शन मेथड से आ गए थे, उनको उगाना तो नहीं सीख पाया था। और धातुएं भी उसकी समझ में आ गई थी, और प्रोसेसिंग में वो खीर वगैरह बनाने लगा था। तस्मई का उदाहरण मिलता है उस जमाने में, वो बनाने लगा था। और जैसे ही दूसरी क्रांति तब हो गई जैसे ही उसने लोहे को मोड़ना सीखा, और लोहे को मोड़ा और हंसिया खुरपी कुदाल वगैरह जैसे ही बना तो खेती शुरू हो गई। और जैसे ही खेती शुरू हुई परिवार व्यवस्थित होने लगे। नदियों के किनारे से
मानव चल के उपजाऊ खेतों की तरफ पहुंचने लगा और स्थायी जीवन, एक परिवार व्यवस्था स्थापित होने लगी। जैसे ही हल का आविष्कार हुआ वैसे ही ग्राम व्यवस्था स्थापित हो गई। माने समूह में, अभी खेती में क्या हुआ कि एक परिवार व्यवस्थित हुआ, लेकिन कई प्रकार के काम करने वाले एक ही जगह रहने लगे, उसको गांव कहते हैं। और जैसे ही गांव विकसित हो गए, माने हल विकसित हुआ, तो पूरा समाज विकसित हो गया। तो गांव कहते हैं हमारे यहाँ समूह, एक समूह बनाने को। और खेती भी हमारे यहाँ समूह बनाकर होती थी। हमारे यहाँ 1796 के पहले एक भी उदाहरण मौजूद नहीं है भारतवर्ष में कि खेती व्यक्तिगत होती थी और सेलेबल प्रॉपर्टी थी। खेती हरदम समूह की होती थी। उसमें एक लोहार का हिस्सा, एक बढ़ई का हिस्सा, एक चमार का हिस्सा, माने 7, कहीं 8, कहीं 9, कहीं 10 प्रकार के लोगों का एक समूह बनाकर एक जगह खेती करते थे। उसी खेती में सब लोग अपना हिस्सा बांट लेते थे। तो व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर कोई झंझट नहीं था। ऐसे ही तमाम समूह मिलकर जहाँ रहने लगते थे उसका नाम गांव हो जाता था। अद्भुत। और पूरी दुनिया में गांव भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश के अलावा कहीं नहीं थे। वहाँ पर केवल कम्युनिटीज़ थी। कम्युनिटी माने एक ही प्रकार का काम करने वाले लोग एक जगह रहते थे। जैसे आप बलूचिस्तान की उस तरफ पूरा, आप पूरे अफ्रीका, पूरे उसमें चले जाइए। समूह बनाकर रहने का उदाहरण भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में मिलेगा। कुछ अफ्रीका में स्थितियाँ हैं जहाँ पर कई प्रकार का काम करने वाले एक समूह बनाकर रहते थे। और यदि अभी तक के मानव जाति के विकसिततम अवस्था की बात करें हम, तो यही थी जिसके हम गीत गाते हैं कि भारतवर्ष महान था। तो तभी महान था जब हमारे गांव महान थे। हमारे गांव में ही शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय और राजनीति की प्रणालियां थीं, और उन तभी देश महान था। इसी महानता से आकर्षित होकर पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर आ रहे थे और यहीं पर बस रहे थे। लेकिन जैसे ही संग्रह होता है वैसे ही लुटेरा भी आता है। एक गांव के लुटेरे को लुटेरा कहते हैं और 100 गांव के लुटेरे को राजा कहते हैं, और फिर इसके बाद राजा आ गए। क्या बात है, अद्भुत सर। तो राजा ने पहला काम, राजा कैसे शुरू हुआ? हमारे से लूट का नाम ही टैक्स देने करने लगा। माने वो थी लूट, चाहे सुरक्षा के नाम से हो चाहे जिस नाम से हो, उस लूट का कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया कि तुम, अभी भी यही प्रक्रिया चाली है वो लूट, लोगों की कमाई का हिस्सा है और कुछ लोग उसको लूटते हैं और उसको लीगलाइज तर्क देते हैं नहीं बहुत ज़रूरी है। और वो जाता कहाँ है? कर जो अनुत्पादक लोग हैं उनके भरण पोषण के लिए जाता है। तो पहले छाती की कील आज भी हम, जब से राजयुग आया तो पहली छाती की कील यही हम आज भी ढो रहे हैं कि लूट को टैक्स का नाम दिया जा रहा है, माने लूट को लीगलाइज करने की कोशिश। दूसरी छाती की कील अभी भी हम ढो रहे हैं सेना। जितना बड़ा राजा उतनी बड़ी सेना। तो सेना में सेना बनाना ये दूसरी मानवता की कील है। अब जितनी बड़ी सेना होगी तो प्रतिक्रिया में दूसरा उससे बड़ी सेना बनाएगा। तो पूरी दुनिया में युद्ध का एक वातावरण तैयार कर दिया राजाओं ने, सिकंदर महान, और इनको महान भी कहते हैं। तो ये दूसरा एक संकट खड़ा कर दिया। आज भी हम उस संकट को ढो रहे हैं। तीसरा संकट ये हुआ कि सेना आएगी तो बाकी क्या करेंगे? वेश्यावृत्ति आएगी तो परिवार का आधा हिस्सा टूटेगा तो आधा हिस्सा वेश्यावृत्ति में बदलेगा। तो आज भी हम जहाँ जहाँ सैन्य छावनियाँ, वहीं वहीं वेश्यावृत्ति के बड़े बड़े अड्डे, सोनागाछी, कोलाबा, बम्बई में देख लीजिए, है ना, जहाँ जहाँ सेना रही वहीं वहीं ये मिलते हैं आपको। तो तीसरी छाती की कील आज भी हम, राजयुग की देन मान है ये कि हम वेश्यावृत्ति के रूप में पूरी दुनिया में देख रहे हैं। चौथी चीज़ इन्होंने दी कि राजा का ही लड़का राजा होगा, या राजा जिसको मनोनीत करेगा वो राजा होगा। तो अभी भी हम ईश्वरवाद, अवतारवाद और राजाओं के गीत गाते हैं, ये राजा अच्छा वो राजा बुरा। क्यों इन फालतू में हम उलझे रहते हैं, है ना। और पांचवी छाती की कील अभी भी हम ढो रहे हैं, एक पॉलिटिकल सिस्टम हो गया कि ऊपर राजा होगा और जो काम करने वाले हैं वो प्रजा होंगे। तो जो काम करने वाले वो प्रजा हो गए, हम लोग प्रजा हैं, और जो हमारे ऊपर राज्य करेंगे वो राजा हो गए। तो ऐसा एक पॉलिटिकल सिस्टम। तो ये 5 छाती की कीलियाँ आज भी मानव जाति राजयुग की देन ढो रही है। छठवीं छाती की कील ईश्वरवादी युग में आ गई।
ईश्वरवाद को देखें अगर हम ध्यान से, तो पूरी दुनिया के सारे ईश्वरवाद के 3 सिद्धांत हैं। एक तो यह सिद्धांत है कि इस दुनिया को एक ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर ही इसको चला रहा है और जब चाहेगा इसको ख़त्म कर देगा। यही सिद्धांत ईसाइयों का है, यही सिद्धांत इस्लाम का है, यही सिद्धांत हिंदुओं का है और सबका है। तो भैया अलग अलग क्यों है फिर? जब सिद्धांत आपके एक ही हैं तो ईश्वर के स्वरूप में अलग अलग है और उसको प्राप्त करने के तरीके में, इसमें थोड़ा सा अपना अलग अलग बनाए रखते हैं। और इसका नतीजा यहाँ पर दिया इन्होंने कि जो समाज वहाँ पर बराबरी की हैसियत से रखता था गांव में, चाहे वो चमड़े में काम करने वाला हो, चाहे खेत जोतने वाला हो, चाहे लोहार हो, चाहे बढ़ई हो, या माना जिस तरह का काम करने वाला, सब बराबर की हैसियत से थे। इन्होंने ऊंच नीच बना दिया। तो ये 6वीं छाती की कील इन लोगों ने गाड़ दी। ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में हुआ कि फला काम करने वाला नीच, फला काम करने वाला ऊंच। तो जितने जितने कुछ न करने वाले लोग हैं सब हिंदुस्तान में ऊंच कहलाते हैं, और जो कुछ भी काम करने वाले लोग हैं सब नीच कहलाते हैं। ये तब से हम आज तक इस व्यथा को उसको ढो रहे हैं। आगे चलें। आज से लगभग 300 बरस पहले एक नया सिद्धांत आया जिसको कहते हैं डायलेक्टिक मैटेरियलिज्म। डायलेक्टिक मैटेरियलिज्म का मतलब है यह संसार परमाणुओं के अंतर्द्वंद से बना हुआ है। माने परमाणु के अंतर भी एक द्वंद है और एक परमाणु का दूसरे परमाणु से भी द्वंद है। तो ये दोनों द्वंद्वों के कारण एक धमाका हुआ। इस धमाके से ये पृथ्वी, ये पूरा ब्रह्मांड वगैरह बन गया। एक अगले धमाके में ये ख़त्म हो जाएगा। बिग बैंग थ्योरी कहते हैं इसको। और सिद्धांत मटेरियलिज्म, डायलेक्टिक मटेरियलिज्म कहता है कि ये जो अंतर्द्वंद है यह एक सिंथेसिस में ख़त्म हो जाता है, और जैसे ही वो सिंथेसिस माने दोनों द्वंद्वों को का समाधान होता है, वैसे भी उसके अंदर फिर एक नया द्वंद्व शुरू हो जाता है। फिर वो सिंथेसिस बनेगा, फिर वो एक नया अंतर्द्वंद शुरू हो जाएगा। यह सिद्धांत आया और इस सिद्धांत ने बताया कि इस संसार में ईश्वर का कोई रोल नहीं है। यह परमाणुओं के संयोग से बना है और परमाणुओं में ईश्वर का कोई नियंत्रण नहीं है। इस सिद्धांत के आधार पर बहुत छोटे छोटे सिद्धांत आ गए। यह सिद्धांत आ गया कि इस जैसे धर्म हमारे भारतीय उसमें बताते हैं, तो एक तो विकासवाद आ गया। विकासवाद ने बताया कि हमारे पुरखे सब बंदर थे, बंदर से इवॉल्व हुए हैं, एवोल्यूशन है कोई। और यहाँ धार्मिक लोग क्या बताते थे, कोई कहता था एडम स्मिथ से बने हैं, कोई मनु शत्रुपा से बने हैं। इस तरह से किसी न किसी एक व्यक्ति से की संतानें हैं ये सारी दुनिया के लोग। ये कहते हैं नहीं, ये जैसे पेड़ पौधे उगते हैं वैसे ही बंदरों से कहीं उगे, उस तरह से उगे, है ना। इसी तरह गलीलियो उसी सिद्धांत का आधार बनाकर हाफ्स ने एक कापरनिकस ने कहा कि ये धरती देखो, उसमें बाइबल में लिखा था चपटी है और पानी में तैरती है। कापरनिकस ने कहा नहीं, ये चपटी नहीं, ये गोल है। इसको एक बड़ा सा अलाव बनाया गया, इसको जला दिया गया, उसको कापरनिकस क्रांति कहते हैं। उसकी बड़ी चर्चा हो गई। उस चर्चा के आधार पर फिर गैलीलियो ने एक वो बना दिया, दूरबीन बना दिया कि आओ भैया, कापरनिकस ठीक बात कह रहा था, ये दुनिया गोल है, आप भी देख लो। तो उसको भी बहुत टॉर्चर किया गया। अब कहते हैं आंखें पोड़ी गई। इसी तरह तो सारे इनके आधार पर और भी बहुत सारे सिद्धांत आए। हाफ्स ने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी, मैकियावेली ने एक डेमोक्रेसी का एक सुझाव दिया, और बहुत सारे परिवर्तन हुए। और जो आम लोग हैं वो बगावत कर गए धार्मिक लोगों से, और राजाओं को हिदायत दी कि यदि तुम चर्च के कहने पर राज्य चलाओगे तो हम तुम्हें मार देंगे। तो ज़्यादातर राजाओं ने चर्च को ख़त्म कर दिया, चर्च से अपना पिंड छुड़वा लिया और डेमोक्रेसी आ गई। 1872 में दुनिया की सबसे पहली डेमोक्रेसी, हालांकि पहले तो फ्रांस में हुई, लेकिन सबसे प्रायोगिक स्वरूप अमेरिका में आया 1872 में। और वहाँ पर एक संसदीय कार्यप्रणाली विकसित हुई जिसमें एक कार्यपालिका, एक विधायिका, एक न्यायपालिका बनी। और जनता से, जो मुख्य बात थी, जनता से चुनकर लोग वहाँ पहुँचने लगे और अपने लिए नीतियाँ बनाने लगे। यहाँ पर थोड़ा सा एक और चीज़ ध्यान दिला दें कि वही पॉलिटिकल सिस्टम जो राजयुग में बनाया था कि एक राजा का लड़का ही राजा होगा, नीचे प्रजा होगी और उसके सहयोगी होंगे, सिस्टम अभी भी वही है।
बस क्या हुआ है, राजा का लड़का नहीं होता है, अब जनता से चुन के राजा बन जाता है। तो हमने ये देखा है अपने हिंदुस्तान में, हम चाहे जितने सीधे साधे सरल व्यक्ति को चुनकर भेजते हैं इस उम्मीद के साथ में कि यह आमूल परिवर्तन करेगा, और वहाँ जाकर हमारे साथ वो राजाओं की तरह का ही व्यवहार करने लगते हैं। यह इस सिस्टम की कमी है, और हम लोग सोचते हैं ये व्यक्ति की कमी है। तो अभी हम लोगों को भी आपस में समझना पड़ेगा और इस जागृति के लेवल पर पूरी दुनिया के लोगों को पहुंचना पड़ेगा कि ये जो हमने जो राजनीतिक प्रणालियां हैं, इन प्रणालियों पर अब रिसेटलमेंट करना पड़ेगा, ताकि पूरी दुनिया के लोग उसासी पा सकें, पूरी दुनिया के लोग सुकून से रह सकें। और हमें अब कॉमन कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करनी चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में मानव जाति एक है और सबको सुख दुख एक ही प्रकार से होता है। तो कैसे सब लोग सुखपूर्वक रह सकते हैं, ऐसी पॉलिसीज हमें बनानी चाहिए पूरी दुनिया के लिए। ये इस पर भी अभी पुनर्विचार की ज़रूरत है। खैर, ये रिजल्ट है। चाहे हम जितने अच्छे राजा और बुरे राजा के साथ जिए हों, चाहे हम जितने अच्छे स्पिरिचुअलिज्म के लोगों, धार्मिक लोगों के साथ जिए हों, चाहे हम जैसे आज की अवधारणाओं में जीते हैं, ये 3 रिजल्ट हैं। हर व्यक्ति अंतर्द्वंद में है, जानवरों की वंश दूषित हो गए, पेड़ पौधों के बीज समाप्त होने के कगार में आ गए, पूरा समाज टूट गया, झुग्गी झोपड़ियाँ और अमीर और गरीब के रूप में पूरा डिवाइड हो गया, और हमारे गांव जो समता प्यार से चलते थे वो सब खाली होने लगे, और पूरी दुनिया में 3 प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ताप प्रदूषण है। बिल्कुल ये रिजल्ट है, हम चाहे जैसे जिए हों। तो अब यहीं पर हम किसानों से पूछते हैं कि भाई इस स्थिति में रहना है या इसका सॉल्यूशन ढूंढना है, क्योंकि न्यूट्रल पोजीशन कुछ होती नहीं है। या तो हम समस्या का हिस्सा हैं या तो हम समाधान का हिस्सा बने। तो समाधान वाला पार्ट ये है, ये हमारे गुरु जी जिसको हम मानते हैं, ये तो किसी को मानते नहीं थे अपना चेला, तो ये श्री ए नागराज जी हैं, कर्नाटक में मैसूर में पैदा हुए थे, और फिर अमरकंटक में इन्होंने पूरा तपस्या की, वहीं पर रहते रहे, और 2015 में इनका शरीर शांत हो गया। इन्होंने एक सिद्धांत दिया, सह अस्तित्ववाद। उस सह अस्तित्ववाद सिद्धांत का ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है, प्रैक्टिकल पार्ट ये है कि हर व्यक्ति मनुष्य और शरीर का, माने जीवन और शरीर का संयुक्त रूप है। तो शरीर को जो जो चीज़ चाहिए, आहार, आवास और कपड़े वगैरह, ये तो बहुत सारा उसने पूरा कर लिया है। अब एक पार्ट रह गया है, जीवन को क्या चाहिए, इस बात की उसमें उसकी भरपाई नहीं हुई। तो जीवन को चाहिए न्याय, व्यवस्था और सत्य। तो न्याय क्या है, मनुष्य कैसे रहे, इस बात को अभी न तो हम बता पाए हैं और न समझ पाए हैं। अभी भी हम मनुष्य को मनुष्य के रूप के आधार पर या बल के आधार पर या पद के आधार पर या ज्ञान के आधार पर मनुष्य में भेद मानकर जीते हैं, जो हमें सुकून नहीं दे रहा है। हम सब जीवन के रूप में हैं और हम सब का लक्ष्य समान है, हम सब सुख शांति से रहना चाहते हैं। इस आधार पर मनुष्य की पहचान होनी और इस पहचान के स्थापित होने की शिक्षा के माध्यम से अभी ज़रूरत है। शिक्षा के माध्यम से हम बच्चों को ये बताना शुरू करें कि हर मनुष्य बराबर है, उसके रूप अलग हो सकते हैं, उसके ज्ञान अलग प्रकार का हो सकता है, रंग अलग प्रकार का हो सकता है, बल अलग प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन जीवन के रूप में वो समान हैं। और हम जीवन की, हमारे शरीरों के माध्यम से जीवन अपनी पूर्णता की यात्रा कर रहा है। तो इस बात को अभी शेष है। दूसरा, संबंधों के यदि हम देखें तो 7 प्रकार के पूरे मनुष्यों के संबंध हैं। पति पत्नी संबंध, माता पिता या पुत्री संबंध, भाई भाई संबंध, गुरु शिष्य संबंध, भाई बहन मित्र मित्र संबंध और साथी सहयोगी संबंध। इन 7 संबंधों में अगर हम सही ढंग से जी पाए तो हम न्याय कर पाए। ठीक है ना। इसी प्रकार से व्यवस्था है ना। मनुष्यतर प्रकृति है, मनुष्य के अलावा जो संसार है। तो अभी अगर हम देखें तो आध्यात्मवादी या स्पिरिचुअलिस्ट भी इस बात पर सहमत हैं कि इस धरती का विनाश होना है, प्रलय जिसको कहते हैं। और इन विज्ञानवादियों को भी देखें, ये भी एक नए धमाके की इंतजार कर रहे हैं। माने दोनों लोग विनाश होने के ऊपर ये माने एक मत हैं।
यदि हम जिस चीज़ को विनाशवान मानते हैं तो उसमें हम सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल कैसे डेवलप करेंगे? कर सकते हैं। हमारे मकान बनाने के तरीके भी नहीं होंगे, हमारे रहने के तरीके भी विनाशकारी होंगे, हमारे खेती करने के तरीके भी विनाशकारी होंगे, क्योंकि हमें पता है। तो इसीलिए पूरे विद्यालयों में जो मटेरियलिज्म के ऊपर के सिद्धांतों के ऊपर पूरी एग्रीकल्चर शिक्षा है, वो यही बताती है ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी कैसे लूटो। वो ये नहीं बताती है कि पीढ़ी दर पीढ़ी इससे कैसे अपना निर्वाह करो। वो ये बताती है ज़्यादा से ज़्यादा लो, जल्दी से जल्दी लो। क्यों? क्योंकि इसका ख़त्म होने वाला है। ये उसका एक छुपी हुई बात है। दूसरा, ईश्वरवादी किताब में आपको कहीं खेती का तरीका नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा कि उन्होंने संसार को माया बता रखा है। तो जिसको आप माया बता देंगे उसमें तरीका कैसे निकालेंगे फिर? इसलिए उन्होंने भी नहीं बता पाया और ये भी नहीं बता पाए। तो एक नया इस सह-अस्तित्ववादी सिद्धांत में एक चीज़ समझ में आई कि सारी चीज़ें आवर्तनशील हैं। यहीं से आवर्तनशील शब्द का जन्म हुआ है कि आप पेड़ पौधों को देखें और उसके पत्ती का प्रयोग करिए, जड़ का प्रयोग करिए, मूल का प्रयोग करिए, लेकिन बीज को डिस्टर्ब मत करिए, तो आपको सदा सदा ये मिलती रहेगी। तो जितना प्राणी जगत है, वनस्पति जगत है, वो बीज के आधार पर शाश्वत है, आवर्तनशील है। इसी तरह जीव जंतुओं को देखें, उनके वंश के आधार पर वो आवर्तनशील है। मनुष्य ज्ञान के आधार पर आवर्तनशील है। आवर्तनशील है माने निरंतर बना रहता है। तो यदि हम पेड़ पौधों के बीजों को, जीव जंतुओं के वंशों को और मनुष्य के ज्ञान को डिस्टर्ब न करें तो वो सदा सदा बना रहेगा। इस आधार पर हम इस अपनी जो आवर्तनशील खेती है उसको इस सिद्धांत पर हम किए हैं। दूसरा एक और है, निश्चित प्रोपोर्शन का सिद्धांत है पूरे संसार में। पानी भी दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। 2 भाग हाइड्रोजन, 1 भाग ऑक्सीजन। जब ये दोनों प्रोपोर्शन पूरा होगा तभी ये काम करेगा। और देखिए, एक जलने वाला तत्व है, एक जलाने वाला तत्व है। दोनों मिल जाएंगे तो प्यास बुझाने वाला बन जाएंगे। इसी तरह से पूरी धरती में पेड़ पौधे, पशु पक्षी और वनस्पतियाँ और मनुष्य, ये सब एक निश्चित अनुपात में हैं। अगर हम अपने खेत में इस निश्चित अनुपात को पूरा कर लेंगे तो हमें समृद्धि कोई रोक नहीं सकता है, और उसके पहले कभी समृद्धि आ नहीं सकती है। तो ये 2 सिद्धांतों को हम आवर्तनशील खेती में, एक प्रोपोर्शन वाला सिद्धांत, एक आवर्तनशीलता के सिद्धांत को इंक्लूड किए हैं, और लोगों से इस बात की अपील करते हैं कि अपने खेतों में इस रेशियो को बनाए रखेंगे तो पूरी धरती में एक न एक दिन हम संतुलन के बिंदु को पालेंगे। हमें किसी राजनेता या किसी नीति की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम केवल किसान ही इस धरती को संतुलित बना सकते हैं, सबको पौष्टिक आहार उपलब्ध करवा सकते हैं और पर्यावरण को भी संतुलित रख सकते हैं। अब अगर ऐसा हो गया, हम समृद्ध हो गए, तो उसका क्या प्रमाण होगा? उसका प्रमाण होगा 5 लक्षण हैं स्वायत्त किसान के। उसका उसका बीज अपना, खाद अपनी, पानी अपना, ऊर्जा अपनी और विचार अपना। तो एक स्वायत्त मानव के रूप में वो कहीं ना कहीं प्रमाणित करेगा। तो कैसे प्रमाणित करेगा? ग्राम स्वराज्य के रूप में। जिस गांव में वह रहता है, यदि वह समृद्ध है तो गांव को समृद्ध बनाएगा। लोगों के अंदर जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को उभारेगा। लोगों के अंदर जो कमी है उस कमी को पूर्णता में परिवर्तित करेगा। यही ना करेगा फिर प्रामाणिक व्यक्ति। तो अगर हम खेती के तरीके को और मनुष्य के साथ निभने के तरीके को अपनी शिक्षा की वस्तु बना दें या इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें, तो हमें ग्राम स्वराज्य माने ऐसे जिम्मेदार लोग हमें गांव में मिल जाएंगे जो अपने गांव की शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय को अपने तरह से निभाने में सफल हो जाएंगे। और अगर एक गांव ऐसा धरती में बन गया, कल्पना कर लीजिए, तो पूरा दुनिया उसको दर्शन करने आएगी और पूरी दुनिया इसी की तलाश में है जहाँ हर व्यक्ति सुख शांति संतोष आनंद पूर्वक रह सके। ये पूरी बात है। और अंत में एक अपील करते हैं कि आज देखिए, एक क्रांति तो वहाँ हुई थी, आग, दूसरी क्रांति लोहा, तीसरी क्रांति पहिया और चौथी क्रांति डिजिटल क्रांति के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। अब पूरी दुनिया एक गांव है। कोई भी यह नहीं बेवकूफ़ बनाकर अब किसी बच्चे को नहीं कहा जा सकता है कि मेरा सिद्धांत ठीक है। वो तुरंत एक बटन दबाता है, सारे सिद्धांतों की समीक्षा कर लेता है। तो किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता।
कि मनुष्य अलग अलग है, तो सारी धरती एक है, सारी मानव जाति एक है। अब हम बच्चों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि देश, धर्म, जाति, लिंग, धन आदि के आधारों पर होने वाले भेदभाव को भूलकर पूरी मानव जाति एक और पूरी धरती एक के आधार पर सोचना शुरू करें और पूरी दुनिया के लिए कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सोचें, क्योंकि हर देश में तो मनुष्य है और हर मनुष्य सुख शांति चाहता है। तो क्यों ना हम ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करें जो सारे देश अपने यहाँ स्वीकार कर लें। बस इसी अपील के साथ 1 हफ्ते का हमारा प्रोग्राम भी रहता है। इस अपील के साथ में ये पूरा बंद हो जाता है, मतलब पूरा फिनिश हो गया। बिल्कुल। तो ये म्यूजियम था प्रेम सिंह जी का। अब हम चलते हैं इनके प्रोसेसिंग हॉल की तरफ और बाकी चीज़ों को भी देखते हैं। ये है जैसे हाथ से जिससे आटा दाल करते हैं, तो इस आटे की विशेषता ये होती है कि ये कोल्ड प्रेस आटा है। ये 40 RPM में जब चलता है, 30 से 40 RPM में, तो बहुत माने जो कार्बोहाइड्रेट है, गेहूँ माने कार्बोहाइड्रेट जो होता है एक प्रकार की एनर्जी है, वो फ्रैक्टोज है कह सकते हैं आप उसमें। यदि वो 65 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा में वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, वो मर जाता है कुल मिला के। तो यदि आटे को सही ढंग से प्रयोग करना है तो उसको कोल्ड प्रेस ही निकालना चाहिए। तो उस आटे में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब स्वाद से भी होता है, ज़्यादा स्वादिष्ट होता है और ज़्यादा पौष्टिक होता है। पौष्टिक का मतलब जैसे ही आप खाते हैं तो फ्रैक्टोज तुरंत एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, उसको खाते ही एक ताकत का एहसास होता है। तो इस वाले आटे से, इस चकिया वाले आटे से उसी प्रकार का आटा निकलता है जो पुराने ज़माने में हाथ से पीस के निकलता था। तो स्वाद भी वही बना रहता है, पौष्टिकता भी वही बनी रहती है। तो ये सर आपने अभी यहीं पे बनाई है? यहीं बनाई है? नहीं, आती नहीं, यहीं बनाई है। अच्छा। इसको हमारे गांव के ही कारीगरों ने बनाई हुई है और काफ़ी इसमें माने एक गियर बक्सा लगाया है 40:1 का, और आधा हॉर्स पावर की मोटर से हालांकि चलता है, उसमें बिजली बहुत ज़्यादा नहीं लगती है, सोलर से भी चल सकता है। सोलर वाला मोटर भी है हमारे पास, और उसको गियर बक्सा से हम उसको कम कर देते हैं। बस इतनी टेक्नोलॉजी है इसमें। तो हम यहाँ सर के प्रोसेसिंग यूनिट में हैं, जहाँ पर काम चल रहा है। या हल्दी रखी हुई है, वहाँ गेहूँ जो है वो सूखने के लिए रखा है जी, और जो दाई है यहाँ पर वो दाल को प्रोसेस कर रही है जी। तो चलिए हम आपको और भी आगे दिखाते हैं। ये प्रेम सिंह जी की गौशाला है जिसमें अभी गाय चर के आई हैं और यहाँ भूसा डाला गया है। अब चलते हैं, हमें कुलदीप जी हैं जो कुलदीप जी दिखाएंगे हमें आगे जो है बकरियां बंधी हुई हैं और साथ ही साथ मुर्गियां हैं, और साथ ही साथ बताते भी चलें कुलदीप जी अभी क्या डाला गया है इन्हें खाने के लिए। प्यार और वो हरा चारा, बरसीन जिसको बोलते हैं। अच्छा, बरसीन वगैरह डाली गई है। बरसीन और आटा और कठिया का आटा मिला करके सानी करते हैं, पानी मिला कर। अच्छा, फिर उसको डालते हैं। तो ये मुर्गियां हैं, जैसा कि प्रेम सिंह जी ने हमें बताया था कि ये आवर्तनशील खेती है, और जो भी मुर्गियां हैं, मुर्गियों की बीट है, बतखों की बीट है, ये खाद के रूप में प्रयोग की जाती है। और वहाँ जैसे प्रयोग हुआ है इसका। अच्छा। अगर आप बीट का, इसकी बकरियों की बीट और ये मुर्गियों की बीट अगर आप डालते हैं, हाँ, तो उसका उपयोग आप इन्हें लहसुन और प्याज में हमने किया हुआ है। हाँ। उनको आप देख लीजिए कितनी बड़ी लंबी ग्रोथ हो रही है कि देखने में आपको लगेगा कि ये ग्रोथ ही अलग है। क्योंकि पालक है तो इतनी बड़ी बड़ी हो गई है। हाँ। और वो जो क्या बोलते हैं फूल गोभी के पत्ते देखिए तो इतने बड़े बड़े, मतलब कमर तक का आ गए हमारे। क्या बात है। ये बकरियां हैं जो बकरियां भी खा रही हैं, बकरियों के लिए वही सानी डाली गई है, चारा वगैरह। हाँ, वही प्यार और वही हरियाली और वो मिला के डाली गई है। तो यहाँ मुर्गियां हैं, बकरियां हैं, साथ ही साथ यहाँ खाद भी बन रही है। हम दिखाते चले। हाँ, ये बकरियां हैं और मुर्गियों के बच्चे छोटे हैं कुलदीप जी। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर कुलदीप जी हमें बता रहे हैं कि उसी खाद का प्रयोग किया है। बकरियों के बीट और प्लस मुर्गियों के बीट का हमने जैसे पानी लगाते हैं तो पानी के जो पानी का फोर्स होता है, पानी के फोर्स के नीचे बीच में हम रख देते हैं। अच्छा। उसे पानी से फोर्स से घुल कर जब ये पूरे उसमें जाती है, हाँ, तो इसका ग्रोथ देख लीजिए कि कितनी लंबी। उसमें आप यूरिया DAP डालने पे नहीं होता है। हाँ। इतनी ग्रोथ लंबी आएगी ही नहीं। और जिनमें इनमें स्वाद होगा, ये टमाटर का आप खा के देखिए, उनका स्वाद ही आपको अलग बताएगा। बिल्कुल। तो ये हमें प्रेम सिंह जी ने बताया था, और ये खेती खासतौर पे यहाँ सब्जी जो है उगाई जाती है। इस जो प्लॉट है ये सब्जी के लिए संरक्षित है।
अच्छा, गोभी के यहाँ। हाँ हाँ हाँ। काट के सब हम ओकरो हई वाले अच्छा, फूल अच्छा। गोभी के हाँ। तो काट कर सब बनाया लीन है इतने बड़े फूल तो काय की वजह से, खाद की वजह से बड़े बड़े हो गए, काय की वजह से हो गए? खाद ये परी ये वही मतलब ये बताओ ना कि बकरियों की और मुर्गियों की बीट है, हाँ। मतलब लैटरिन और ये गैयन की बस गैयन की खाद हाँ, डाली केचुआ है। की खाद हाँ। वही का मतलब बना के। किसानों को डीएपी यूरिया यूज नहीं करना चाहिए, ये गोबर और बकरियों की ये खाद आती है डालनी यही का चाहिए। डारो चाहिए वो न डारो चाहिए। तो सुन रहे थे आप दाई को, दाई कह रही हैं कि इस खाद से बड़े बड़े गोभी जो है वो यहाँ हुए हैं। टमाटर सब उसी के यहाँ हाँ। यही खाद के यहाँ। चलो हम टमाटर भी आपको दिखाते हैं, साथ ही साथ टेस्ट भी करते हैं। खा के देखिए। ये टमाटर हैं जो लगे हुए हैं और उसी खाद से सिंचित हैं, वही खाद डाली गई है और बहुत ही टेस्ट अद्भुत है इनका। तो हम प्रेम सिंह जी की बगिया में हैं और यहाँ टमाटरों का आनंद ले रहे हैं। चलिए चलते हैं, अब हम दिखाते हैं। ये बाग हैं प्रेम सिंह जी के, जो ये आम के बाग दिख रहे हैं हमें, ये बगीचे हैं। जैसा कि प्रेम सिंह जी ने बताया है कि 1/3 हिस्से में हमें बाग बगीचे लगाने चाहिए। तो ये आम के बगीचे, कुलदीप जी बता रहे हैं कि इसमें खाद वगैरह का इसमें भी प्रयोग नहीं हुआ है। किसी प्रकार की कोई मतलब न छिड़काव होता है, न किसी कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करते हैं हम लोग। खाली हम लोग वही तांबे के बर्तन में जो कि भाई साहब जैविक रूप से बनाते हैं दवा, वही दवा का छिड़काव पूरे इसमें किया जाता है। अच्छा। और पिछले 4-5 सालों से यही किया जा रहा है। कोई भी कीटनाशक दवाओं का छिड़काव ना वो करने देते ना करते हैं। तो इसलिए लोग कहते हैं इनसे बीमारियां आती हैं, वो बीमारियों से मतलब जो कि हमारा शरीर जैसे अस्थमा है, दमा है, ये सब इसी से तो हो रहा है। बिल्कुल। तो और प्रेम सिंह जी ने हमें बताया है कि यहाँ पर लगभग 10,000 से ज़्यादा किसानों को प्रशिक्षण वो दे चुके हैं और यहाँ पर शिविर लगाए जाते हैं। हर महीने में एक शिविर होता है और जिसका किसानों से जो बाहर से आते हैं तो उनसे एक दिन का 500 रुपये का चार्ज लिया जाता है, जिसमें खाना इंक्लूडेड है, रहना इंक्लूडेड है, सभी सुविधाएं इंक्लूडेड है। अब हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये देसी जुगाड़ बाहर से जो दिखेगा, और हम आपको दिखाते हैं और साथ ही साथ कुलदीप जी से पूछते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है, किस तरीके से बनी है। ये वो जगह है, ये वो घर है, ऐसे 3-4 यहाँ बने हुए हैं जहाँ टूरिस्ट आकर रुकते हैं। जो पर्यटक होते हैं, जो देखने वाले होते हैं, ये बगीचा घूमने वाले होते हैं, वो यहाँ आते हैं। तो कुलदीप जी, ये किस चीज़ से बनी है? बाहर से पूरा लकड़ी का बना हुआ है। इसमें फ्रांस के मिस्टर जोहान्स आते थे, वो अपने यहाँ रुकते थे और यहीं पे उनका मतलब पूरा ये अपने जो वो अपने वहाँ भी जैविक खेती करते हैं, आवर्तनशील खेती, और यहाँ पे भी उन्होंने आवर्तनशील खेती के लिए जो मतलब जोर दिया है और उनको प्रेम सिंह के साथ भी उन्होंने बराबर प्रयासरत रहे हैं। हाँ। इस वर्ष कोरोना की वजह से वो नहीं आ पाए, इस वर्ष नहीं, उनके लिए ही स्पेशल ये पेवर लकड़ी के मतलब लकड़ी द्वारा। अच्छा, ये स्पेशल उन्हीं के लिए बनवाया गया है? जी, उन्हीं के लिए बना था। अच्छा, ये बाहर से क्या मिट्टी का है, क्या है? नहीं, पूरा लकड़ी का बना हुआ है। मिट्टी के पहले मिट्टी से पर जो है, अब हाँ, मिट्टी से दीवारें जैसे दिख रही हैं मुझे। हाँ, ये मिट्टी की बनी हुई है और गोबर की लिपाई हुई है, जैसा प्रेम सिंह जी ने बताया हमें। तो चलिए इस मिट्टी के अद्भुत घर को हम अंदर से देखते हैं, परखते हैं और साथ ही साथ हम बताते चलें कि ये जो दीवारें हैं, मिट्टी की दीवारें हैं, जैसा कि जनरली गाँव में घरों में होती हैं, और इस पर गोबर की लिपाई हुई है। यहाँ देखिए सुंदर फूल भी यहाँ बनाए गए हैं रंगों का इस्तेमाल करके, और ये दीमक है जो यहाँ लग गई है। और प्रेम सिंह जी ने बोला है कि ये लगी रहनी चाहिए और इसको नहीं हटाएंगे हम लोग। और हम अब आगे चलते हैं, अंदर दिखाते हैं कि अंदर जो विदेशी सैलानी आते हैं या किस तरीके से इसे बनाया गया है। तो ये है जहाँ किसका जिक्र किया था, किसके लिए बनवाया गया था? जोहान सिंह आते थे, मिस्टर जोहान आते फ्रांस से। फ्रांस से? जी वो बिल्कुल वहाँ आवर्तनशील खेती ही करते हैं। हाँ। और उनका इस बार बहुत अच्छा तजुर्बा ये रहा। हाँ। कि उन्होंने प्रेम भाई साहब को बताया था कि हमने हाँ। वहाँ पे बिजली का बहुत बड़ा संकट आ गया था। अच्छा। अभी उन्होंने 2-3 दिन पहले बताया था हमसे कि वहाँ एक बिजली का बहुत बड़ा संकट आया था। तो बिजली का जो बिल था वो बहुत ज़्यादा आ रहा था। उन्होंने अपने ही घर में एक तालाब खुदा रखा था। खुदाने के बाद उसने उसमें मतलब उसी पानी से उन्होंने यूज किया। तो उनका एक तो क्या हुआ कि जो पूरे किसानों का था वहाँ पे, तो उनका बिल ज़्यादा आया और मिस्टर जोहान का बिल कम आया। तो उन्होंने पूछा लोगों किसानों ने वहाँ के कि क्या ऐसा आपने तजुर्बा किया कि आपका बिल कम आया? हमने कहा हमने अपने तालाब का पानी यूज किया है, इसलिए हमारे यहाँ का बिल कम आया हुआ है। क्या बात है। तो आप देख पा रहे होंगे अंदर से ये ऐसा दिखता है। ये जो कमरा है जो बाहर से मिट्टी का है
और ऊपर इसमें ठंडक भी रहती है। इसमें ऊपर पटिए लगे हैं जो आप देख पा रहे हो लकड़ी के, और इसके जस्ट ऊपर हमें प्रेम सिंह जी ने बताया है और कुलदीप जी भी बताएंगे, इसके जस्ट ऊपर मुझे बताया गया मिट्टी वगैरह जो है जी नहीं, वो भी लकड़ी का बना हुआ है पूरा, लकड़ी का नहीं, इसके पटिए के ऊपर जस्ट मिट्टी जो है, मिट्टी डली, अटारी बनी है, अटारी बनी हुई है इसके, फिर ऊपर दीवारें जो है वो लकड़ी की बनी है। तो ये प्रेम सिंह किसान जी की बगिया में है हम लोग। अब चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं तालाब जिसमें बतखें हैं और किस तरीके से पानी जो है, गंदा पानी है वो निकाला जाता है और साफ़ पानी उसमें डाला जाता है। ये तालाब है जिसमें बतखें और मछली पालन, जो प्रेम सिंह जी ने बताया है कि इसमें मछली भी है और बतखें भी पाली जाती हैं। और ये आपको दिख रही होगी ये नाली, तो इसमें से क्या होता है कुलदीप जी? इसमें से पानी सोलर का आता है, उसमें चलता रहता है। जैसे गंदा पानी होगा तो ये सोलर पंप लगा रखा है, तो इसी से हम लोग इनकी सिंचाई भी अपना करते हैं। गंदा पानी होता है वो चला जाता है, सही पानी इसमें आके अपना हम बिल्कुल। तो ये साफ़ पानी की नाली, ये साफ़ पानी तालाब में जाता है और जो तालाब का गंदा पानी है वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पाइप है और ये सोलर पैनल है जिससे दोनों मोटर संचालित होते हैं। और ये जो गंदा पानी है ये खाद के रूप में पेड़ पौधों में, फसलों में जाता है जो बहुत अच्छी होती हैं। तो ये थी प्रेम सिंह जी की बगिया, जहाँ मछली पालन, बकरी पालन, भैंस पालन, गाय पालन, खेती, ख़ास तौर पर बागवानी वगैरह हर चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। और पर्यटक यहाँ पर आते हैं, किसान यहाँ पर आते हैं सीखने, और पर्यटक शांति का और इस स्वर्गनुमा वातावरण में ठहरने का विचार बनाकर आते हैं, यहाँ रुकते हैं। और ये बहुत अद्भुत ही होता है इस बगिया को घूमना। हमारे साथ प्रेम सिंह किसान जी की बगिया को घूमने बुंदेलखंड के अद्भुत कलाकार अवनीश जी भी हमारे साथ थे, तो हम जानते हैं कैसी लगी बगिया ये। अरे एकदम, मतलब यहाँ आने से पहले लग रहा था कि यहाँ कहीं जा रहे हैं, और यहाँ आने के बाद तो ऐसा लग रहा है मतलब यहाँ से जाएं ही ना। और प्रेम, देखिए खरगोश भी यहाँ कितने सुकून से, शांति से बैठा घास चर रहा है और अद्भुत ही यहाँ रहा। यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा लगा देख के। तो उनका स्वभाव बहुत ही सरल और महान व्यक्तित्व है। बिल्कुल। तो आप भी जो ऑडियंस देख रही है, अगर इच्छुक है तो यहाँ ज़रूर आइएगा। एक अलग ही अनुभव आपको यहाँ आके प्राप्त होगा। बड़ोखर, ये बांदा ज़िले का बड़ोखर गांव है, बांदा से बहुत करीब ही पड़ता है। तो आप आइए, बगिया को घूमिए। अगर आपको कुछ सीखना है तो प्रेम सिंह जी से आप सीख सकते हैं आवर्तनशील खेती के बारे में। और साथ ही साथ ये बगिया कैसी लगी आप भी हमें कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद।